अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 34। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अहमद बिन सईद कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार अपने लश्कर के साथ बड़ी तेज़ी के साथ शुमाल की तरफ बढ़े थे। शितरीन शहर से गुजरते हुए उन्होंने शुमाल मगरिब का रुख किया। अब वो पुर्तगाल के हुक्मरान सैंकू के इलाकों में दाखिल हो चुके थे। इनके मुखबर, इनके तलायागर बराबर इन्हें सैंकू की पेशरफ्त और इनकी नकलो हरकत से आगाह कर रहे थे। जब तीनों अपने लश्कर के साथ दरिया मिंदीक और दरिया ताजा के दरमियानी हिस्से में आए तो अहमद बिन सईद ने लश्कर को रोक दिया, इसलिए कि इनके सामने सैंकू पड़ाव किए हुए था और जंग की पूरी तैयारी में था। अहमद बिन सईद ने फौरन अपने लश्कर को वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। साथ ही लश्कर का हिस्सा इसने चाको चौबंद कर दिया कि सैंकू कहीं अचानक हमला न कर दे, लेकिन सैंकू ने ऐसा नहीं किया। सैंकू मुतमईन था इसलिए कि इसने अनवर लश्कर का अंदाजा कर लिया था। इसके लश्कर के मुकाबले में अहमद बिन सईद कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार के लश्कर की तादाद न होने के बराबर थी, इसलिए वो मुतमईन था कि किसी तरीके किसी सलीके के साथ जंग करके अहमद बिन सईद के लश्कर को मार भगाएगा। अब सूरत हाल ये थी कि दरिया ताजा और दरिया मिंदीक के दरमियान पड़ने वाले खुले मैदान जो एक किस्म के रेगजार थे, वहां दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए हुए थे। रज़्मगाह बनने वाले इस इलाके की सूरत हाल ये थी कि शुमाल में दूर तक सैंकू का इलाका था। करीबी मशरिक में जबल बशारात का सिलसिला था और ये जबल बशारात का गरबी किनारा था, जबकि जबल बशारात मशरिक में वादी अल हिजारा तक फैला हुआ था। दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने एक दिन पड़ाव किए रहे। जंग की इब्तिदा करने की किसी ने भी कोशिश ना की। अगले रोज सैंकू ने अपने लश्कर में जंग के तबल बजा दिए थे, साथ ही इसने सफ़े दुरुस्त करनी शुरू कर दी थी। अहमद बिन सईद ने अपने लश्कर को चौकस किया और बड़ी तेजी के साथ इसने भी कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार के साथ लश्कर की सफ़े दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। वस्ती हिस्से में खुद अहमद बिन सईद रहा था। दाई जानिब कराकूश, बाई जानिब हस्सान बिन ज़र्रार था। यही इनके लश्कर की तरतीब थी। जब दोनों लश्कर अपनी सफ़े दुरुस्त कर चुके, तब सैंकू के लश्कर से एक घुड़सवार अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया। इसका घोड़ा बुरी तरह कलीला कर रहा था। कभी कभी रक्स के अंदाज में अपने चारों पांवों पर जस्तो खेज करता था। मैदान के वस्त में आकर इसने उस जवान ने अहमद बिन सईद का नाम लेकर इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा। मुकाबले में उतरने वाले की इस पुकार पर अहमद बिन सईद चौंका था। इस मौका पर इसने अपने घोड़े की गर्दन थपथपाई। फिर इसने धीमे लहजे में अपने घोड़े को मुखातिब किया, सुन मेरे रफीके दिरीना, शायद कुदरत को एक बार फिर इन मैदानों में तेरा मेरा इम्तिहान मकसूद है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह तू गुज़श्ता जंगों में मेरे इशारों पर चलता रहा, दुश्मन के खिलाफ मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक हरकत में आता रहा, ऐसा तू इस मुकाबले के दौरान भी करेगा। इसके साथ ही हाथ के इशारे से अहमद बिन सईद ने कराकूश और हस्सान बिन ज़र्रार को अपनी तरफ बुलाया। जब वो दोनों अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए इसके करीब आए, तब अहमद बिन सईद ने इन दोनों को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीज भाइयों, तुम जानते हो कि मैदान जंग में उतरने वाले ने मुझे इनफरादी मुकाबले की दावत दी है। याद रखना, माजी में भी ऐसे भेड़िए मुझे मुकाबले की दावत देते रहे हैं और मैं अपने खुदाबंद कुद्दूस का नाम लेकर इन पर गालिब आता रहा हूँ। याद रखना, मौत जिंदगी किसी के हाथ में, किसी की गिरफ्त में नहीं। अगर मैं दुश्मन को ज़ेर कर लूँ तो कोई ऐसा भी मैदान जंग आ सकता है जो मुझे अपने सामने खून में नहला सके। लिहाजा हमें अपनी मौत पर गम और फिक्र नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारी मौत बेहतरीन शहादत है। यहाँ तक कहने के बाद अहमद बिन सईद रुका, कुछ सोचा। इसके बाद इसने फिर बोलना शुरू किया, इस जंग में या इस मुकाबले के दौरान अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे घोड़े की खरजीन में जो कफन है इसमें मुझे दफना देना। गो वो कफन मैंने एक ख़ास मकसद के लिए अपने घोड़े की खरजीन में रखा हुआ है, इसलिए जो फ़र्ज़ मैंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है वो कफन तो मैंने इस फ़र्ज़ के लिए एहतियातन अपने पास रखा है। ताहम किसी मौका पर मैं इस फ़र्ज़ की अदायगी से पहले अगर जामे शहादत नोश कर जाऊँ तो मुझे इसी कफन में दफना देना। मेरे अजीज़ भाइयों, दुश्मन शायद ये ख्याल करता है कि वो हमें बार बार जंग की भट्टी की तरफ बुलाकर हमें इन सरजमीनों से महरूम कर देगा, हरासा करके यहाँ से निकल जाने पर मजबूर कर देगा। हरगिज़ नहीं। अगर ये दुश्मनी दी सारी दुनिया के मुल्क भी हमारे हवाले कर दें, तब भी हम इनके सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे। अगर ये चाहते हैं कि हमारे आबा की कब्रों को वीरान कर देंगे, तो ये इनका धोखा, इनका फ्रेब है। हम अपने सरजमीनों के वक़ार को उजड़ी खाक में तब्दील नहीं होने देंगे। हमारे आबा की जरूरतमंदी, इनकी दिलेरी, इनके जिंदा जावेद कारनामे हमारे सीनों पर मुनक्कश हैं। शायद ये समझते हैं कि हम अपने आबा की रवायत को भूल चुके हैं। हरगिज़ नहीं। जो कुछ उन्होंने माजी में किया वो जड़ों की तरह हमारे दिलों में महफूज है और इनकी ख्वाहिशों को खुदाबंद कुद्दूस से चाहा तो नुक्ता अरूज पर लाएंगे।
मेरे दोनों भाइयों, अब मैं मैदान में उतरने लगा हूँ। मेरे बाद अपने अपने लश्कर के सामने रहना। मुझे उम्मीद है कि इनफरादी मुकाबले में आने वाले को ज़ेर करके आऊँगा और अपने लश्कर की कमांडरी कर सकूँगा। आने वाला कौन है ये मैं भी जानता हूँ, तुम दोनों भी जान चुके होगे। बहरहाल मेरे बाद मुस्तैद रहना कि हम तीनों दुश्मन के किसी धोखे और फरेब का शिकार न हो जाए। इसके साथ ही अहमद बिन सईद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इसे मैदान जंग के वस्ती हिस्से की तरफ दौड़ा दिया था। अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ अहमद बिन सईद जब मुकाबले में आने वाले के सामने आया तो इस मौका पर अहमद बिन सईद की तलवार ढाल दाएं से बाएं हाथ में इसके सामने थी। मुकाबले में आने वाला ऐसे लोहे में गर्क था जैसे पहले अहमद बिन सईद के मुकाबले में आने वाले किया करते थे। अहमद बिन सईद जब इसके सामने गया तो इसने आने वाले से मुखातिब हुआ, क्या तेरा ही नाम अहमद बिन सईद है? अहमद बिन सईद मुंह से कुछ न बोला, ताहम इसने इस बात में अपना सर हिला दिया था। इसके चेहरे पर तंज़ मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसके बाद इसने दोबारा अहमद बिन सईद को मुखातिब किया, क्या तू मेरा नाम न पूछेगा? अहमद बिन सईद फिर मुंह से कुछ न बोला। इसने नफी में गर्दन हिला दी, जिस पर वो सीखता हुआ और इंतहाई गुस्से और कहरमानी में अपने सामने अपनी तलवार लहराते हुए बरस पड़ा, क्या तू ऐसा ही कमदिल और बुज़दिल है कि अपनी मौत से पहले मेरा नाम जानना पसंद ना करेगा? अहमद बिन सईद कुछ देर तक इसे घूरता रहा, फिर खोलते हुए लहजे में बोल पड़ा, सुन इब्लीस के परवरदा, मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरे नाम से भी वाकिफ हूँ और जिन इरादों को लेकर तू मैदान में उतरा है इससे भी पूरी तरह आगाही रखता हूँ। सुन, तेरा नाम मैनफ्रेड है, तू यूरोप से आने वाले रजाकारों में से एक है। अपने आप को तेगजनी में बेमिसल और लाजवाब ख्याल करता है। तेरा एक भाई भी है जो तेरे जैसा है, अपने आप को बेहतरीन तेगजन समझता है। तू मेरे मुकाबले में इसलिए उतरा है कि तू मुझे शिकस्त देकर मुझे अपने सामने ज़ेर करके ये मेरी गर्दन काट कर तू बरके कलीसा को हासिल कर सकेगा जिसका नाम माजन है और जो पुर्तगाल के हुक्मरान सैंकू की भतीजी है। याद रखना, तेरी ये गंदी ख्वाहिश, तेरे ये गलीज इरादे कभी पूरे ना होंगे। मुकाबले में आने वाला वाकई मैनफ्रेड था। अहमद बिन सईद के इस इंकिशाफ पर इसने एक कहका लगाया, फिर बोल पड़ा, लगता है तेरे जासूस तेरे मुख पर बड़ी तेजी से काम करने वाले हैं और हर नकल हरकत की इत्तला देने वाले हैं। जो कुछ तूने कहा वो सच है, पर याद रखना, तू मेरी ख्वाहिशों मेरे इरादों के सामने कोई दीवार नहीं खड़ कर सकेगा। तो मेरे मिजाज मेरी शोहरत से वाकिफ नहीं है। मैं तेगजनी का शोबदागर हूँ। वक्त और आने वाले लम्हात बताएंगे कि मैं तेरे लिए तेरी सोचों के खानों में थकन के लड़खड़ाहट भरता हूँ, कैसे तेरी उजाड़ जिंदगी में सख्ती की अनगिनत ख्वाहिशें डालता हूँ। सुन अहमद बिन सईद, मैं कज़ा का सौदागर हूँ। शिकस्तों के धुएं में भी उम्मीद और कामयाबियों के चिराग रोशन करने का फन और हुनर जानता हूँ। मैनफ्रेड की इस गुफ्तगू से अहमद बिन सईद के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर अपने सामने अपनी तलवार लहराते इसने धाड़ती आवाज में कहना शुरू किया, मैनफ्रेड, रज़्म गा के हंगामों को फरामोश करते हुए क्यों अपने आप को खुद फरेबी की चमकती हुई जंजीरों में जकड़े जा रहे हो? याद रखो, जब मैं तुम्हें ख्वाबों की जजीरों से निकाल कर मौत के साहिलों पर खड़ा करूंगा तो तुम्हारी आंखों के कर्ब में अलमअंगेज मनाजिर और अफसुर्दा कज़ा के धुएं के सिवा कुछ दिखाई न देगा। जब मैं तुम्हें यादों के बयाबानों से निकाल कर दश्ते गुर्बत की बेकसी में खड़ा कर दूंगा तो याद रखना, मैनफ्रेड तुम्हारे सामने दर्द के होलों के सिवा कुछ दिखाई न देगा। जवाब में मैनफ्रेड ने एक मकरू और भयानक कहका लगाया, फिर बोल पड़ा, तेरे जैसे हारने वाले अपनी हार से पहले ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं। क्या तू ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके समझता है कि तू मेरे मन को बेचैन और बेकल कर देगा? मैं तो तेरे सामने इस मैदान जंग में तकदीर का बदतरीन नविश्ता, बदबख्तियों का शहर और अजाब का दाश साबित होऊंगा। मैनफ्रेड की इस गुफ्तगू ने अहमद बिन सईद को और बरहम करके रख दिया था। एक बार इसने गुस्से में अपनी तलवार और ढाल अपने सामने लहराई। इसके बाद मैदान जंग में गूंजती हुई इसकी आवाज सुनाई देने लगी थी, मैनफ्रेड, थोड़ी देर पहले तूने अपने आप को तेगजनी का शोबदागर कहा था, पर सुन, तूने भी इससे पहले मेरे जैसा बद्दू, मेरे जैसा इराबी, मेरे जैसा सहरा नशीन न देखा होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जरा तेरा मुकाबला शुरू होने दो, इसके बाद मैं तेरी बुलंदो बाला हयात की शिकने साफ कर दूंगा, तेरी जिंदगी की वज़नी जंजीरें काटूंगा, तुझे मनहूस सितारा जानकर तुझे तेरी जीज़ की रोशनी से महरूम करूंगा और तुझे यूरोप से आने वाली खून की गंगूर घटा समझकर तेरे चेहरे के सारे रंग खून से भरी खाक में मिलाता चला जाऊंगा। सुन मैनफ्रेड, मेरी तलवार मेरे खुदाबंद ने चाहा तेरे जिस्म के किले को मिट्टी का घरोंदा समझकर काटेगी। मैनफ्रेड ने एक बार फिर होलना कहका लगाया, फिर वो दरिंदों की तरह धाड़ते हुए बोल पड़ा, सुन बद्दू, किसी धोखे किसी फरेब में मत रहना। मैंने हर सूरत भर के कलीसा को हासिल करने का तहिया कर रखा है। मैं तुझ पर यह भी इंकिशाफ कर दूं कि इस मैदान में उतरने से पहले अपने भाई
हार्वत और पुर्तगाल के बादशाह सैंकू की मौजूदगी में मैं अपने हाथों से बरके कलीसा को अंगूठी पहना कर आया हूँ और इसे वादा और अहद देकर आया हूँ कि तेरा सर काट कर इसके कदमों में डाल दूंगा। मुकाबला शुरू होने से पहले अंगूठी इसलिए डालकर आया हूँ कि इससे ये एतमाद भरोसा रहे कि मैं हर सूरत में मैदान जंग में तुझे जेर करूंगा, तेरा सर काटूंगा। अहमद बिन सईद इस गुफ्तगू से और ज्यादा सीख पा और भरम हो गया था। अपने घोड़े को इसने अंगेख्त करने वाली एड़ लगाई। ये एड़ इसने अपने घोड़े की अगली टांगों के दरमियान थोड़ी सी पीछे लगाई थी। ये एड़ लगनी थी कि घोड़ा बुरी तरह ही नींद आया, नथने फड़फड़ाए। फिर इसने अपनी दोनों टांगें उठा ली थी। साथ ही चिल्लाते अहमद बिन सईद ने खुदावंद कुद्दूस की तकबीर बुलंद की। इसके बाद इसने मैनफ्रेड को मुखातिब करके कहा, मैनफ्रेड संभलो, मैं मुकाबले की इब्तिदा करने लगा हूँ। मैं तेरी ज्यादा बकबक सुनना नहीं पसंद करूंगा। मैनफ्रेड भी संभल गया था। दोनों बड़ी तेजी से एक दूसरे पर अपनी तलवार के फन का मुजाहरा करने लगे थे। मैनफ्रेड शुरू में बड़े तेज हमले कर रहा था। शायद वो चाहता था कि जल्द अज जल्द कामयाबी को गले से लगाते वापस जाकर बरकी कलीसा का हाथ थामे, पर वो ये नहीं जानता था कि कुदरत अपने फैसले की मर्जी के मुताबिक नहीं करती। वो शायद ये भी नहीं जानता था कि खुदावंद कुद्दूस किसी के सामने ना आजिज है ना मजबूर है, हर फैसला अपनी मर्जी के तहत ही करता है। मैनफ्रेड इस लिहाज से भी अपने आप को महफूज ख्याल कर रहा था कि वो बुरी तरह अपने जिस्म को लोहे में छुपाए हुए था और ये कि तलवार के फन में वो बेमिसल महारत रखता है। इसके मुकाबले में अहमद बिन सईद के सर पर खोद था, जिस्म पर ज़िरा थी, हाथों और कंधों पर ना तो कोई खोल था ना कोई जोशन। अपनी तलवार और ढाल के वो बेहतरीन करतूब और फन का मुजाहरा कर रहा था। अहमद बिन सईद की तेगजनी, इसके फन, इसकी चाबुक दस्ती ने थोड़ी देर में मैनफ्रेड की आंखें चकाचौंध करके रख दी थी। एक मौका पर जबकि अहमद बिन सईद और मैनफ्रेड के घोड़े एक दूसरे के मुतवाजी थे और वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे, अचानक अहमद बिन सईद ने अपने घोड़े को बाग को हल्का सा झटका दिया। फिर पेड़ के दरमियानी हिस्से में दोबारा हल्की सी ठोकर लगाई। घोड़ा चूंकि सिधाया हुआ था, मैदान जंग में अपने फन का मुजाहरा करने में माहिर था। इस दो बार की ठोकर ने इसे ऐसा अंगेख्त किया कि एकदम इसने अपना पहलू बदला। पहले दुश्मन के घोड़े के मुतवाजी था, अब घोड़े की तरफ इसने अपना मुंह किया। फिर इसने एकदम अपनी दोनों टांगें उठा ली थी। मैनफ्रेड ने इसे अपने लिए गनीमत जाना। अपनी तलवार इसने बुलंद की, इसलिए कि अब घोड़ा सामने था। अहमद बिन सईद इसकी तलवार की ज़रब से दूर था। वो चाहता था कि घोड़े पर ज़रब लगाए और जब घोड़ा इसकी तलवार की ज़रब से जख्मी होकर गिरेगा तो वो अहमद बिन सईद पर छलांग लगाकर इसका काम तमाम कर देगा। वो अहमद था। अहमद बिन सईद ने अपने इस सिधाए हुए घोड़े को ऐसा मौका फराहम करने के लिए खुद ही ठोकर लगाई थी। जो ही घोड़ा उस्तवार हुआ और मैनफ्रेड ने इसकी गर्दन पर तलवार बरसाना चाही, अहमद बिन सईद ने फौरन आगे बढ़ा। अपनी ढाल आगे करते हुए मैनफ्रेड के वार को अपनी ढाल पर लिया। इस तरह वो अपने घोड़े को बचा गया था, पर इसी लम्हा इसने अपनी ढाल आगे की थी, अपनी तलवार भी इसने बरसा दी थी। अहमद बिन सईद की तलवार मैनफ्रेड की टांग पर लगी। टांग पर लोहे का खोल चढ़ा हुआ था। खोल को काटते हुए अहमद बिन सईद की तलवार मैनफ्रेड की टांग को भी काटती चली गई। मैनफ्रेड की टांग कटकर नीचे गिर गई थी। मैनफ्रेड ने एक होलनाक चीख बुलंद की। टांग कटने की तकलीफ को वो शायद बर्दाश्त न कर सका। अपने घोड़े की जीन पर वो झुकसा गया। अहमद बिन सईद ने घोड़े को फिर एड़ लगाई। घोड़ा पहले की तरह मुतवाजी हुआ। साथ ही अहमद बिन सईद ने अपने पांव की एक ठोकर जीन पर झुके हुए मैनफ्रेड के पेट पर लगाई। मैनफ्रेड अपने घोड़े से नीचे गिर गया। अहमद बिन सईद भी नीचे कूदा, अपनी तलवार अपने सामने लहराई। मैनफ्रेड बेसुध सा जमीन पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक अजीब से अंदाज में अहमद बिन सईद तकलीफ और शिद्दत का इजहार करते हुए मैनफ्रेड की तरफ देखता रहा। फिर इसे मुखातिब किया, मैनफ्रेड, तू यूरोप का माना हुआ तेगजन बल्कि तेगजनी का शोबदागर और अपने आप को बड़ा शूरा पुश्त और जंगजू ख्याल करता था। मुकाबला शुरू करने से पहले तू दावा करता था कि मेरे सर पर मौत बनकर खेल जाएगा, मेरे लिए इस मैदान जंग में फना की तहरीर रकम करेगा। पर देख, सूरत हाल तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। क्या मैंने तेरे सारे हसीन सपनों की ताबीर को माजी के धुंधलों में और तेरी सारी तूफानी यूनिश को एहसास की शिकस्त में तब्दील नहीं कर दिया? मैनफ्रेड, मुकाबला शुरू होने से पहले तू जो भेड़े की गुर्राहट और सांप की फुकार जैसी गुफ्तगू करता था वो किधर गई? अब तो मैदान जंग की मट्टी पर अपने पुराने भूले गीतों जैसा खामोश और जीस की तारीख शब जैसा चुप है। ऐ बदबातिन, खुदसर और इब्लीस सिफत इंसान, अगर हिम्मत है तो उठ, मेरा मुकाबला कर, फिर देख मैं कैसे सिपाहियाना वकार के साथ सैलाब की रेले की तरह तुझे मारता हूँ, तुझे लोहे की लगाम डालकर जीस की मुसाफत को तमाम करता हूँ। उठ, जी मत छोड़, हौसला मत हार। अभी तो तूने मेरा सर कलम करके बरके कलीसा को अपने लिए हासिल करना है, इसलिए कि तू मुकाबले में उतरने से पहले इसे अंगूठी डालकर आया है कि तुझे वापस जाकर इसे खुशखबरी नहीं देनी कि तू मुझ पर फतहमंद रहा है। अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू का मैनफ्रेड ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जमीन पर वैसे ही दास्तानों के बिखरे और पुराने औराक की तरह चुप और खामोश रहा।
अहमद बिन सईद ने भी इसे ज़्यादा देर बर्दाश्त न किया और इसने तलवार बुलंद की और एक ही बार में इसने मैनफर्ड की गर्दन काट कर रख दी। ये काम करने के बाद अहमद बिन सईद ने मैनफर्ड का कटा हुआ सर इसके घोड़े की खरजीन में डाल दिया। फिर इसने घोड़े की जीन के साथ बंधी एक रस्सी खोलकर लाश के दूसरे हिस्से को इस रस्सी से बांधा। इसका दूसरा हिस्सा इसने घोड़े की जीन से बांध दिया। फिर घोड़े को मारकर इसने सेंकू के लश्कर की तरफ हाँक दिया था। यूं घोड़ा मैनफर्ड के सर और उसकी लाश को लेकर अपने लश्कर की तरफ चला गया था। इस मौका पर जबकि अहमद बिन सईद ने मैनफर्ड की गर्दन काटी थी, अपने लश्कर के सामने एक जगह सेंकू, इसकी भतीजी बरके कलीसा, मैनफर्ड का छोटा भाई हावर्थ और सेंकू के दीगर बड़े बड़े सालार खड़े थे। जिस वक्त अहमद बिन सईद ने मैनफर्ड की गर्दन काटकर इसके सर को इसके घोड़े की खरजीन में डाला तो सबके चेहरे उतरे हुए थे, परेशानी और फिक्रमंदी और गम ज़दगी का शिकार थे। इस मौका पर सेंकू के पहलू में खड़ी इसकी भतीजी बरके कलीसा बोल पड़ी, मालूम होता है मुसलमानों का ये सालार अहमद बिन सईद नाकाबिले तस्खीर है। आपने देखा माजी में भी इसके सामने बड़े से बड़े सूरमा आए, इसके साथ इनफरादी मुकाबला किया, लेकिन हर एक ने इसे शिकस्त खाई और अपनी गर्दन कटवाई। मैनफर्ड यूरोप का माना हुआ तेगजन ख्याल किया जाता था। जिस वक्त इसने मुझे हासिल करने का दावा किया, मुझे उम्मीद थी कि ये इस अहमद बिन सईद को ना सिर्फ नीचा दिखाएगा बल्कि इसकी गर्दन काट कर लाएगा। लेकिन जो हालात सामने आए हैं वो भी आप देख रहे हैं, मैं भी देख चुकी हूँ। मैंने मैनफर्ड से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी। मुझे यकीन था कि मेरी शर्त पूरी करेगा और मुझे हासिल करने की कोशिश करेगा और इस अहमद बिन सईद का सर काट कर लाएगा। लेकिन आप देखते हैं इसका घोड़ा खुद इसका कटा हुआ सर लेकर हमारी तरफ आ रहा है। ऐ मेरे आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? बरके कलीसा की इस गुफ्तगू का जवाब इसके चचा सेंकू ने कुछ न दिया। इसकी गर्दन झुकी हुई थी, वो गहरी सोचों में गर्क था। कभी कभी वो निगाह उठाकर मैनफर्ड के इस घोड़े को भी देख लेता था, जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लम्हा ब लम्हा अपने लश्कर से करीब तर होता चला जा रहा था। अपने चचा को खामोश देखकर बरके कलीसा फिर बोल पड़ी, ऐ मेरे चचा, अब जबकि यूरोप का माना हुआ तेगजन मैनफर्ड भी अहमद बिन सईद के मुकाबले में नाकाम रहा है, तो मैं आज से आप लोगों के सामने अपने इस ऐलान को वापस लेती हूँ कि जो अहमद बिन सईद को नीचा दिखाएगा इसका हाथ थाम लूंगी, इसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना लूंगी। इसलिए कि मैं समझती हूँ, क्योंकि इनमाएँ समझती हूँ इस अहमद बिन सईद को नीचा दिखाना नामुमकिन है, लिहाजा मैं मजीद अपने सूरमा इसके हाथों मरवाना नहीं चाहती। अपनी भतीजी बरके कलीसा की इस गुफ्तगू का जवाब सेंकू देना ही चाहता था कि इस दौरान मैनफर्ड का भाई हावर्थ बोल पड़ा। इसने सेंकू को मुखातिब करके कहना शुरू किया था, अजीम सेंकू, हालात का जबर इस कदर फैल गया है कि मुसलमानों के इस सालार ने मेरे भाई मैनफर्ड को कत्ल कर दिया। हालांकि जिस वक्त मेरा भाई मैदान में उतरा था तो मुझे 100% यकीन था कि मुसलमानों का ये सालार मेरे भाई के सामने चंद लम्हे भी ना निकाल सकेगा। इसलिए कि आज तक जितने भी तेगजनी के मुकाबले हुए, मेरे भाई ने लम्हों के अंदर वो सारे मुकाबले जीते। हैरत की बात है कि मेरा भाई इस मुसलमान सालार के सामने थोड़ी देर भी नहीं टिक सका और इसे इसने इसके खून में नहलाकर रख दिया। अब जबकि मेरा भाई मर चुका है, अपने भाई की कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मेरे ज़हन में एक तरकीब है, बशर्त यह कि आप और आपकी भतीजी बरके कलीसा मेरे साथ ताउन करे। इस मौका पर चौंकते हुए सेंकू की भतीजी बरके कलीसा ने हावर्थ की तरफ देखा था। दोनों कुछ पूछना ही चाहते थे कि हावर्थ फिर बोल पड़ा, यह बात तो तयशुदा है कि तेगजनी में इस मुस्लिम सालार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हालात को देखते हुए चाहिए तो यह था कि जिस तरह इस सालार ने मेरे भाई मैनफर्ड को इनफरादी मुकाबले में शिकस्त दी और उसका सर काटा, अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए मुझे भी इनफरादी मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन मैनफर्ड इनफरादी मुकाबले में इसका मुकाबला नहीं कर सका तो मैं इस मुस्लिम सालार का सामना भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि अपने भाई मैनफर्ड के मुकाबले में मैं तेगजनी के फन में बहुत पीछे और बहुत कम हूँ। अब जो तरकीब मेरे जहन में आई है, इसे इस्तेमाल करते हुए हम मुसलमानों के इस सालार को या तो जिंदा गिरफ्तार कर सकते हैं या ऐसा न कर सके तो कम अज़ कम इसकी गर्दन ज़रूर काट सकते हैं। बरके कलीसा बड़ी बेचैनी से हावर्थ की तरफ देख रही थी। हावर्थ शायद अभी अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाया था कि बरके कलीसा बीच में बोल पड़ी, हावर्थ, गुफ्तगू को तूल न दो, जो तरकीब तुम्हारे जहन में है इसे कहो। अगर वो काबिल अमल हुई तो ज़रूर इसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। इस पर हावर्थ फिर बोल पड़ा, बात यह कि लश्कर का वही सा जिसने जंग के दौरान मेरे भाई मैनफर्ड की कमानदारी में रहना था, इसे मेरी सरगर्दगी में दे दिया जाए। बरके कलीसा को भी मेरे साथ कर दिया जाए। आप देखते मुसलमानों का सालार जिसका नाम अहमद बिन सईद है, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, वो अपने लश्कर के दरमियानी हिस्से में रहकर जंग करना चाहता है। अजीम सेंकू, मैं और बरके कलीसा अपने हिस्से के लश्कर के साथ आपका क्लब लश्कर में रहेंगे। हम खास तौर पर अहमद बिन सईद और इसके मुहाफिजों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने चंद जानिसारों के साथ अहमद बिन सईद की तरफ बढ़ूंगा। मेरे इर्द गिर्द मेरे लश्करी अहमद बिन सईद के मुहाफिजों और इसके लश्करियों से टकराएंगे और मैं
अपने 3 बेहतरीन तेजनों के साथ अहमद बिन सईद का रुख करूंगा। अव्वल तो मैं इसे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा ना हो सका तो मैं इसकी गर्दन जरूर काटूंगा। इस दौरान बरके कलीसिया का काम यह होगा कि ये इस चीज से मुझसे ताउन करे। अगर मैं अहमद बिन सईद के करीब पहुंच जाऊं और इसके लश्कर मुझ पर उमड़ना चाहे तो ये अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुसलमानों के इस दबाव को रोके। इस तरह अहमद बिन सईद का सर काटना या इसे जिंदा गिरफ्तार करना मेरे लिए आसान तर हो जाएगा। हावर्थ की इस तरकीब पर सेंकू खुश हो गया था, ताहम बरके कलीसिया के चेहरे पर किसी किस्म के जज्बात का इजहार ना था। वो पहले की तरह संजीदा थी। इस मौका पर सेंकू फिर बोल पड़ा, हावर्थ, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है और इस पर अमल भी किया जा सकता है। अगर तुम मुसलमानों के सलार की गर्दन काटो या इसे जिंदा गिरफ्तार कर लो तो मेरा ख्याल है मेरी बेटी माजन तुम्हें अपनाने पर तैयार हो जाएगी, तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बना लेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा कर लो। जो काम तुम्हारा भाई मैनफ्रेड न कर सका वो तुम करने में कामयाब हो जाओगे। सेंकू की इस गुफ्तगू का जवाब हावर्थ देना ही चाहता था कि झट से बरके कलीसिया फिर बोल पड़ी, ऐ मेरे हम, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना ऐलान वापस ले चुकी हूँ। अब जो चाहे मुसलमानों के सलार का गर्दन काटता है या इसे जिंदा गिरफ्तार करता है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी और पुख्ता ऐलान है। बरके कलीसिया का ये जवाब सुनकर सेंकू और हावर्थ शर्मिंदा और खजल से हो गए। हावर्थ फिर सेंकू से बोला, अगर इस तजवीज़ में आप और बरके कलीसिया मेरे साथ ताउन करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हर सूरत में इस मुस्लिम सालार की गर्दन काटूंगा या इसको गिरफ्तार कर लूंगा। इसलिए कि इन 2 कामों से एक को सर अंजाम देना अब मेरी जिद और जिंदगी का हदफ बनकर रह गया है और मैं हर सूरत ऐसा कर दिखाऊंगा। इस मौका पर हावर्थ गुफ्तगू का जवाब सेंकू देना ही चाहता था कि मैनफ्रेड का घोड़ा इसकी लाश को लेकर लश्कर के करीब आ गया था। सब आगे बढ़े और इससे बंधी हुई मैनफ्रेड की लाश को खोला। इसके कटे हुए सर और लाश को लेकर वो तीनों बड़े एहतराम के साथ लश्कर के पुश्ती हिस्से की तरफ चले गए। मुअज़्ज़िज़ सामीनी हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू हिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।